देखिए, सोमनाथ की धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने इतिहास, आस्था और राष्ट्र चेतना का बड़ा संदेश दे दिया है। स्वाभिमान पर्व के मंच से पीएम ने कहा, गजनी और औरंगजेब इतिहास बन गए, लेकिन सोमनाथ आज भी अडिग खड़ा है। 1000 साल पुराने आक्रमण की स्मृति और 75 साल के पुनर्निर्माण का संगम आज भारत की चेतना का प्रतीक बन गया है। पीएम मोदी ने कहा, ये आयोजन केवल धार्मिक नहीं बल्कि सभ्यतागत स्मृति का उत्सव है। उन्होंने 72 घंटे के अखंड मंत्रोच्चार, 108 अश्वों की शौर्य यात्रा और ड्रोन शो को भारत की सांस्कृतिक शक्ति का प्रतीक माना। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ का इतिहास पराजय नहीं बल्कि विजय और पुनर्निर्माण का इतिहास है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि आजादी के बाद कई दशकों तक इतिहास को दबाने की कोशिश की गई। पीएम बोले, तुष्टीकरण की नीति ने देश के गौरवशाली इतिहास के साथ न्याय नहीं किया। सोमनाथ के मन से यह सिर्फ श्रद्धा का संबोधन नहीं बल्कि वैचारिक संदेश भी था। साफ संकेत दिया गया कि अब भारत अपने इतिहास को ना छिपाएगा ना उससे शर्माएगा। लेकिन इससे बड़ा सवाल ये, आखिर कौन है तुष्टीकरण के ठेकेदार जिसने कट्टरपंथ के आगे घुटने टेक दिए? पहले पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं और इस पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे कई मेहमान। हमने धर्म के प्रति ईमानदार कोई भी व्यक्ति ऐसी कट्टरपंथी सोच का समर्थन नहीं करेगा, लेकिन तुष्टीकरण के ठेकेदारों ने हमेशा इस कट्टरपंथी सोच के आगे घुटने टेके। जब भारत गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हुआ, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के पुनर्निर्माण की शपथ ली, तो उन्हें भी रोकने की कोशिश की गई। देखिए, पीएम मोदी ने क्या कहा है वो बेहद महत्वपूर्ण है। आपको ग्राफिक्स के जरिए भी हम समझाने की कोशिश करते हैं कि आज का दिन बेहद खास क्यों रहा और प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा है। देखिए, आजादी के बाद इतिहास दबाया गया, पीएम ने ये बात आज इस मौके पर कही। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि गौरवशाली अतीत को कमजोर करके दिखाया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आक्रमण को सिर्फ लूट कहकर पेश किया गया। जी हाँ, जो बातें उसको छुपाई गई हैं ये कहा गया। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री उन्होंने ये भी कहा कि बलिदान देने वालों को उचित सम्मान नहीं मिला। इसके अलावा कुछ विचारधारा ने सच छिपाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर यह भी कहा और कहा कि अब समय है इतिहास को सही संदर्भ में समझने की। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि जो बातें कही गई हैं वो काफी खास है। अब खबर क्या है वो भी जरा समझ लीजिए कि पूरी बात क्या चल रही है। पीएम मोदी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल हुए और इस दौरान आपको बता दें कि 1000 साल पुराने आक्रमण की स्मृति का आयोजन किया गया। और आपको बता दें कि 75 साल पूरे हुए हैं जब मंदिर का जो पुनर्निर्माण हुआ है उसे 75 साल हुए हैं पूरे, और इसीलिए यह काफी खास बन जाता है। इसके अलावा शौर्य यात्रा, ड्रोन शो और अखंड मंत्रोच्चार जो है उसकी शुरुआत हुई। और पीएम का जो बयान है वो कहीं ना कहीं, पीएम का बयान सोमनाथ विजय का प्रतीक बताया गया। इतिहास और राष्ट्रबोध पर बड़ा संदेश प्रधानमंत्री यहां पर देते हुए नजर आए और अपनी बातों को रखते हुए नजर आए। और कुल मिलाकर कई सारे सवाल जो हैं वो भी अब खड़े हुए हैं। बहरहाल अब ये भी जरा समझिए कि किस तरीके से ये जो गजनवी का बर्बर हमला क्यों था, धार्मिक प्रतीकों को कमजोर करने की कोशिश जो है इसकी तरफ से लगातार की गई थी। गजनवी की तरफ से सांस्कृतिक प्रभुत्व स्थापित करने का जो उद्देश्य था वो रखता था। और इसके अलावा आपको बता दें कि राजनीतिक वर्चस्व का जो प्रदर्शन है वो भी किया गया। भय का वातावरण बनाने की ये एक तरह से रणनीति थी। जी हां, और आपको बता दें कि कहीं ना कहीं अपने आप को ताकतवर बताना था, भय जो लोग हैं उनमें दिखाना था, प्रतिरोध की भावना को कुचलने का प्रयास भी किया गया। लेकिन आस्था चेतना को मिटाने का काम जो है वो नहीं हो सकता। लेकिन आस्था और चेतना को मिटाया नहीं जा सकता, किसी की भी आस्था और चेतना को, चाहे भले आप कुछ समय के लिए कुछ चीजों को नष्ट कर देते हैं, धार्मिक प्रतीकों को कमजोर करने की कोशिश आप जरूर करते हैं, लेकिन जो आस्था रहती है लोगों की वो निश्चित तौर पर रहती है। और कहीं ना कहीं ये जब हमला हुआ उसके बाद देखिए किस तरीके से आज सोमनाथ जो है मंदिर वो वहीं पर और विराट तरीके से खड़ा है और लोगों की आस्था का लाखों करोड़ों लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, अपनी आस्था जो है उनकी बनी हुई है उसमें। और कहीं ना कहीं जो बाकी चीजें हैं वो इतिहास बन चुकी हैं। तो इसीलिए लगातार कई सारे सवाल जो हैं आज किए गए। प्रधानमंत्री मोदी जब पहुंचे और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम बातें कही वो अपने आप में काफी खास, काफी महत्वपूर्ण रहा। और कहीं ना कहीं अब समझिए ये भी कि जिस तरीके से जो बातें सामने आई वो अपने आप में खास रही हैं और सवाल कई सारे
उठने लगे हैं। और चलिए मेरे साथ अब चर्चा में शामिल हो चुके हैं अमित ठाकर जी, विधायक बीजेपी, बहुत स्वागत है आपका। शुभ्रांश राय जी, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत स्वागत है आपका भी। और आचार्य राकेश जी भी जुड़ेंगे मेरे साथ। फाजिल अहमद जी, मुस्लिम स्कॉलर, भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और सबसे पहले अमित जी, आप ही के पास मैं आ रही हूँ। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, उन्होंने कई बातें कही, संदेश तो दिया ही, लेकिन बड़े आरोप लगाते हुए भी इस मौके पर नजर आए। आखिर किसने ये कोशिश की और किसने इतिहास को सही तरीके से नहीं बताया? क्या प्रधानमंत्री मोदी का इशारा सीधे सीधे जो उस समय में जो लोग सत्ता में थे उनकी तरफ है? हर राष्ट्र के अंदर कोई ना कोई जो राष्ट्र को जोड़ता है, ऐसा एक तंतु होता है। जिस प्रकार से सोमनाथ महादेव इस भारत को एक जोड़ने वाला एक माध्यम है, उस माध्यम को लोगों को यही बताया गया कि ये कई बार सोमनाथ को तोड़ा गया। हमें यही बताया गया कि हम लोग हमेशा गजनवी या औरंगजेब के सामने हारते रहे। पर ये जो 1000 साल पहले गजनी ने जिस प्रकार से इस मंदिर को तोड़ा, उस मंदिर को तोड़ने के बाद आज 2026 जब आया है, 1026 और 2026, 1000 साल के बाद यदि हम सोचे एक बार कि क्या नरेंद्र भाई मोदी के अलावा कोई भी प्रधानमंत्री जो इन 70 सालों के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के अलावा कर रहा है, क्या इस 2026 लोगों के ध्यान में आता? क्या 1000 साल पहले हमारी आस्था पे घात हुआ था, इसकी कभी कोई चर्चा होती? आज ये चर्चा है क्योंकि इस देश में नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री है जो इस राष्ट्र की आत्मा को समझता है, राष्ट्र की आत्मा का सम्मान करता है। जब हमें इस प्रकार से आज एक सोमनाथ स्वाभिमान पर्व जब मनाया जा रहा है, देश के करोड़ों नागरिकों को अपनी आस्था के अंदर, अपनी देश की सरकार की समझ के अंदर ये हमें लोगों को समझ आती है कि हाँ, मेरी सरकार बैठी है दिल्ली में, क्योंकि मेरी आस्था को ये सरकार समझती है। 75 साल के अंदर जब जब कांग्रेस या कांग्रेस समर्थित या कांग्रेस से बाहर निकले हुए प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने इस इतिहास का उस प्रकार से लोगों के सामने रखने का प्रयास किया कि हम लोग हारी हुई एक पीढ़ी है, हम लोग हारा हुआ एक देश है, हम ऐसी रेस है कि मैं आपके पास अब आती हूँ लगातार हारती रही। जी ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। शुभ्रांश राय जी, बहुत स्वागत है आपका भी। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं जो बातें प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कही गई और कुल मिलाकर जो इतिहास है उसे पूरी तरह से बताया नहीं गया, ये बात भी कही गई है? बहुत बहुत धन्यवाद खुशबू जी। खुशबू, मैं आपके पैकेज के 2 वर्ड्स को चूज करता हूं, एक तुष्टीकरण, दूसरा कट्टरपंथ। जी, तुष्टीकरण और कट्टरपंथ को क्या है तुष्टीकरण और क्या है कट्टरपंथ? डर के आगे कि कोई एक समाज नाराज न हो जाए, आपने चलते फिरते मेडिकल कॉलेज का लाइसेंस रद्द कर दिया, ये तुष्टीकरण है? या आईआईटी और आईएम खोलना तुष्टीकरण है? ये देश आज भी जानता है और अब जान चुका है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने किस तरह से अभी जम्मू के अंदर मेडिकल कॉलेज को बंद किया, सिर्फ इसलिए कि उसमें पढ़ने वाले नीट क्वालिफायर बच्चे जो थे वो आपके तुष्टीकरण में सूट नहीं कर रहे। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, आपके पैकेज में एक और सुंदर शब्द था, 75 साल का पुनर्निर्माण। भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक महोदय को शायद ये बात नहीं पता है कि जब नरेंद्र भाई मोदी या श्यामा प्रसाद मुखर्जी या डॉक्टर हेडगेवारकर अपने अस्तित्व में नहीं थे, तब 75 साल पहले सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने किया। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है खुशबू जी, मैं आज भी अपने मन से बार बार सवाल पूछ रहा हूं कि क्या औरंगजेब अभी जिंदा है? क्योंकि जिस तरह से बनारस में मंदिर तोड़े जा रहे हैं, घाट तोड़े जा रहे हैं मणिकर्णिका पे विकास के नाम पे, और दूसरी तरफ आप त्रिपुंड लगाकर ये कह रहे हो कि नहीं मैं धर्म ध्वजा लेकर आगे चल रहा हूं, तो मुझे तो लगता है
कि नरेंद्र मोदी आज के आधुनिक औरंगजेब है। अच्छा। क्योंकि वो पुराना औरंगजेब भी यही करता था, कहीं लूट खसोट के नाम पे मंदिर तोड़ता था, कहीं किसी न किसी मंदिर को धन जमीन और भूमि दान करता था। हाँ। ये तो तुष्टीकरण नहीं है, ये तो आपका दोहरा चरित्र है। अच्छा, तो कुल मिलाकर शुभ्रांश जी, आप ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी जम्मू कश्मीर में हो रहा है या बनारस में हो रहा है, फिर बनारस में क्यों हो रहा है? अगर किसी एक स्पेसिफिक को टारगेट किया जा रहा है तो फिर बनारस में क्यों तोड़ा जा रहा है सब कुछ? नहीं खुशबू जी, मैं आपके सामने तुष्टीकरण का एक शब्द रख रहा हूं कि आने वाले भारत का भविष्य IIT, IIM, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो बीजेपी तो ये कहती है कि आपने तो बहुत ही कम चीजें खुलवाई थी, उन्होंने तो विस्तार किया है। वो देवघर एम्स की बात करते हैं, वो और भी कई जगहों की बात करते हैं। खुशबू जी सुनिए तो सही। हाँ। आप देवघर का पुनर्निर्माण करेंगी मणिकर्णिका घाट को तोड़कर। ये कौन सा धर्म का प्रारूप है? ठीक है। आपके नाम के आगे खुशबू मनोरमा मिश्रा लगा है, मेरे नाम के आगे